हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त सैन फ्रांसिस्को से आपका स्वागत करता हूं दोबारा। और आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहा था और कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा था। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली ये ये पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज। सो गिविंग सम बैकग्राउंड, मेरी आई आई केम हेयर 15 years ago टू अमेरिका। मुझे 15 साल हो गए, करीब 2003 में मैं यहाँ आया था। और मैंने मास्टर्स करी कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद से ही मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी अरसा बीत चुका है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं अमेरिका में, इंडिया में, पूरी दुनिया में। तो द होल एजेंडा इस डिस्कशन का ये था कि कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में आपको शायद इंडिया में होकर ना मालूम हो, कुछ रियलिटीज़ के बारे में अम, वो डिस्कस एंड आपके सामने रखने। आई वाज ट्राइंग टू पुट देम इन फ्रंट ऑफ यू। बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी भी एंगल से एक ओवरऑल व्यू पॉइंट देंगे, बट दीज आर द पॉइंट्स इन जनरल जो मुझे और मेरे जान पहचान की जो लोग हैं यहाँ पर इतने टाइम रहने के बाद जो कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हुआ है वो आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका में एजुकेशन करना एक अच्छी चीज़ है। आप आइए, करिए। आपके पास अगर स्कॉलरशिप है तो ज़रूर आइए। आपके पास अगर पैसे हैं इतने तो आप ज़रूर आइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है और स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको शायद आने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर आकर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और अम, अमेरिका के अंदर आप पार्ट टाइम काम करेंगे, जो कि पार्ट टाइम काम मोस्टली इलीगल होता है। ऑन कैंपस काम कर सकते हो। ऑन कैंपस काम काफ़ी कम होता है, वो 10% ऑफ आपकी आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको 10% भी कवर कर ले तो दैट इज़ वेरी अनलाइकली। तो अम, इससे बेटर ये होगा कि आप मेहनत करके एक्सपीरियंस हासिल करें इंडिया में, वहाँ नौकरी करें और उसके बाद अगर आप चाहें तो किसी वीज़ा पर आ जाएं। या फिर वहाँ पर किसी अच्छे कॉलेज से आप अच्छा काम करें और उसका एंट्रेंस निकालें। तो मास्टर्स वहाँ से करनी है तो किसी अच्छे मेहनत करके एक अच्छे एमबीए करें या एमटेक करें। मगर मेहनत तो करेगी। यहाँ पर आप सोचें कि आसानी से कुछ मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। अम, यहाँ पर कई लोग हैं जो आते हैं, 10 5 10 लाख रुपए लग ही जाते हैं अगर 6 महीने भी रहते हो तो, और फिर वो वापस चले जाते हैं। और लाइफ का लेसन सीख लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ जाकर मेहनत करते हैं। तो समझदार इंसान वही है जो 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 दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे चीज़ें। तो एक चीज़ ये है, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी महंगी है और उसके बाद जॉब निकालना उससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि आपको कोर्स ख़त्म करने के बाद कम से कम 2 3 साल लग जाएँ नौकरी निकालने में। क्योंकि यहाँ पे जो भई आप सीधी-सीधी बात है, ये अमेरिका के अंदर हर कोई आना चाहता है पूरी दुनिया से। चाइना से लोग आते हैं, जापान से लोग आते हैं, रशिया से, यूरोप से, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पर। तो आपको पूरी दुनिया से कम्पीट करना पड़ रहा है। उससे बेटर होगा कि आप इंडिया में रहकर इंडिया में कम्पीट करें, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी दिस कैन बी अ पोटेंशियली वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड टफ सिचुएशन। सो डोंट थिंक कि आपको हार्ड वर्क से फ्रीडम मिल जाएगी। इंडिया में चीज़ें फिर भी बहुत आसान है कंपैरेटिवली। सिंपल बिकॉज कि आप ग्लोबली compete नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी के अंदर ही compete कर रहे हैं। नौकरी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपको लगता होगा वहाँ से। नौकरी तो भाई इंडिया में जितनी है आई थिंक वहाँ पे इंडिया में ज़्यादा नौकरी है अमेरिका से।
ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप इक्वल या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी मान लो, आई डोंट हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ मी, तो एक्सपीरियंस कीजिए कीजिए कि जब दुनिया के सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं और दुनिया के सारे लोग यहाँ पे compete कर रहे हैं, तो कंपटीशन का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, राइट? फिर आप यू माइट आल्सो से कि अरे आप तो ये कह रहे हैं कि आप कंपटीशन जो है, दुनिया के सारे लोग दुनिया के यहाँ पे आना चाहते हैं, तो तो क्यों ना आए? जब सारे के सारे आना चाहते हैं तो हम भी आना चाहते हैं। देखिए, दुनिया के सारे लोग आना चाहते हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग तो पैसे वाले भी हो सकते हैं, प्लस मेहनती भी हो सकते हैं, राइट? आपके पास, आप मेहनती हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई जर्नी आसान नहीं होने की आपकी। दूसरा, जो मोस्टली लोग आना चाहते हैं, अम, वो लोग हैं जो आप ही की तरह आना चाहते हैं, लेकिन उनको रियलिटी की सिचुएशन नहीं पता है, ठीक है? जब यहाँ पर आप अगर बैचलर करते हो या मास्टर्स करते हो, तो बैचलर 4 साल की होती है। कम से कम यहाँ पर जब स्कॉलरशिप नहीं मिलता, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो अनलेस आपने कुछ बहुत ही फंडू रिसर्च कर दिया हो और आपका पेपर छप गया हो और आप हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के अंदर प्रोफेसर्स को जान पहचान हो गई है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर आपके ऊपर कम से कम नहीं तो 1 करोड़ 200,000 यूएस डॉलर्स टू प्लस मोर का लोन हो सकता है। अम, आपने बहुत ही छोटे यूनिवर्सिटी में, कहीं बहुत ही वैसी यूनिवर्सिटी में आप घुस गए और आपने वहाँ से एजुकेशन कर ली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से जॉब निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। उसके बाद अम, भी कम से कम नहीं तो 60, 70, 80 हज़ार डॉलर आप मान के चलिए, ऑन एन एवरेज 30, 40 हज़ार डॉलर साल का खर्चा है। तो आप 2 साल का कर रहे हैं तो 60, 70 हो गया, 4 साल का कर रहे हैं तो 150 से 200, एक 1 से 2 लाख डॉलर का खर्चा होगा। तो तो सवाल यह आता है कि अम, क्या ये वर्थ इट है? वर्थ इट है अगर, अगेन वही बात, बैक टू द सेम थिंग, कि अगर आपके पास पैसे हैं या आपने स्कॉलरशिप समहाउ निकाल लिया है, तो वर्थ इट है। अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इंडिया में मेहनत कीजिए, इंडिया में जॉब कीजिए, और अगर आपको जॉब के वीज़ा पे आने का मौका मिलता है तो आप आइए। इन कंपैरिजन जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो आपको जो बाहर रहने का एक एक्सपीरियंस लेने का जो आप यंग लोगों की वो होती है कि दुनिया ट्रैवल करें और देखें दुनिया को, वो एक अच्छा जज्बा होता है, लेकिन उसके अंदर आप फंस ना जाओ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। यूके इज़ अ वेरी बैड ऑप्शन, वेरी वेरी बैड ऑप्शन। वहाँ पर जॉब नहीं मिलता है, आप सिर्फ जाएंगे वहाँ पर अपने पैसे फूंक कर वापस आ जाएंगे। उससे अच्छा ये है उस पैसे को बचाएं, उस पैसे से आप कुछ और करें, इंडिया में करें या कहीं भी करें, जो भी करें, लेकिन एजुकेशन में लगाएं या बिजनेस में लगाएं या किसी भी काम में लगाएं। लाइफ में एक्सपीरियंस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए पहले, इससे पहले कि आप पैसे खर्च करें। अम, पैसा उड़ा देना सबसे आसान काम है, लेकिन पैसे को जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल काम है और बहुत वक्त लगता है। तो आप अगर 10 लाख भी जोड़ने बैठ जाए और आपकी सैलरी स्टार्टिंग 50 हज़ार है इंडिया में, और आप 50 हज़ार कमाते हैं, लेट्स से आप 20 हज़ार जोड़ भी लेते हैं, तो आप सोच लीजिए आपको 10 साल जोड़ने 10 लाख जोड़ने में कितने साल लग जाएंगे। और आपकी उम्र अगर 22 साल है तो आप 30 प्लस में जाके 10 लाख जोड़ पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज this is the reality. I'm not trying to scare you, I'm not trying to demotivate you, but I'm telling you the reality of facts. और और क्या टॉपिक था मेरे दिमाग में, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। सो एंड एज फार एज कमिंग टू अमेरिका इज कंसर्न, बिल्कुल जब भी मौका लगे, वीज़ा लगे आपका, स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं, जॉब वीज़ा पे, H1B पे, आप जिस पे भी आना चाहें आप आ सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जो लाइफ है वो 2-4 साल के लिए एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, लेकिन सेटल होने के लिए ये जगह बहुत, हाँ, मुनासिब नहीं है।
उसके पीछे एक रीज़न है। ये एक कंट्री है जो नेचुरली नहीं बना। जैसे इंडिया है, एक नेचुरल कंट्री है, हज़ारों साल से लोग रह रहे हैं और साथ रह रहे हैं और एक कल्चर फैब्रिक बनी है, ऑर्गेनिक सोसाइटी बनी है, ऑर्गेनिक नेचुरल सोसाइटी हज़ारों साल में बनी है। तो वो उसकी जो फैब्रिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मज़बूत है सोसाइटी इन दैट सेंस। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया भर से लोग आए और क्योंकि बहुत ही अलग-अलग तरह के लोग थे, तो उन्होंने लॉ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट बना दी। भई लॉ स्ट्रिक्ट इसलिए बना दी उन्होंने क्योंकि एक तरह के लोग नहीं थे, तरह-तरह के लोग थे। तो दे सेड कि भई ये लॉ जो है एक यूनिवर्सल होगी और एक स्ट्रॉन्ग लॉ होगी। तो इट्स मोर लाइक अ क्लब काइंड ऑफ अ थिंग, अ क्लब ऑफ रिच पीपल। यहाँ पर जो नीचे के जो 50% लोग हैं, उनकी लाइफ़ की हालत आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा खराब है। अम, हम लोग इंजीनियर हैं और काफ़ी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप आसानी से रह नहीं सकते हैं यहाँ पर। सोसाइटी में फैब्रिक नहीं है यहाँ पर। आपको जो है कभी भी कनेक्शन की फीलिंग नहीं आएगी यहाँ पर, आप चाहे 15 साल रह लें, चाहे 20 साल रह लें। होगा क्या कि आदमी जब शुरू आता है तो वो सोचता है कि यार 2-4 साल तो रह लूँ। 2-4 साल बाद फिर ये सोचता है ग्रीन कार्ड के लिए रह लूँ। फिर वो यूज़्ड टू हो जाता है अपनी इस तरह की लाइफ़ का, जो कि एक काफ़ी अननेचुरल लाइफ़ है। जो बेसिकली इंटरनेट, यूट्यूब, फ़ेसबुक इसके अराउंड घूमती है। जब भी मैं इंडिया जाता हूँ या मेरी वाइफ़ में इंडिया में जाती है एक्सटेंडेड वेकेशन लॉन्ग टाइम के लिए 2 महीने के लिए, तो वो फ़ेसबुक पे कभी होती ही नहीं है। वो कभी ट्विटर नहीं करती, कभी यूट्यूब नहीं करती। जब थोड़ा बहुत टीवी-वीवी देख लेती है वो, मगर वैसे वो कुछ नहीं करती। वो अपना फैमिली के साथ ही और कामों में बिज़ी और बाहर जाना ये वो एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ़ है। मगर यहाँ पर आप ऑफ़िस जाएँगे, ऑफ़िस से आएँगे, बस सिंपल एज़ दैट। वीकेंड पे आपको किसी का फ़ोन नहीं आएगा और आप अगर सोशल लाइफ़ बनाना भी चाहें तो यहाँ नहीं होती है। इट्स दैट्स अ वेरी, वेरी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। मैं एक काफ़ी आउटगोइंग पर्सन हूँ और आई एम वेरी सोशल मायसेल्फ। उसके बावजूद भी आई कैन टेल यू कि मेरी सोशल लाइफ़ 10% भी नहीं है, जो कि इंडिया में हो सकती है इन जनरल। सो एक अननेचुरल सी लाइफ़ होती है यहाँ पर, अननेचुरल सी सोसाइटी है ये। एंड क्योंकि एक दिस इज गवर्न्ड बाय लॉज एंड लॉ, बाय द वे आप लोग इंडिया में काफ़ी कंप्लेन करते होंगे इंडियन पुलिस की, इंडियन लॉ की। आपने अमेरिका की लॉ नहीं देखी है। यहाँ भी लॉयर्स और पुलिस वालों का नेटवर्क है, नेक्सस है, जो कि पुलिस वाले आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुट यू बिहाइंड द बार्स। और उसके बाद जो लॉयर्स वगैरह हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक एज मच मनी आउट ऑफ यू एज दे कैन। अगर आप लॉ के चक्कर में यहाँ फंस गए तो इंडिया में तो सालों साल बीत जाएंगे, लेकिन पैसे तो कुछ खास खर्च नहीं होंगे। यहाँ पे तुम्हारी सालों साल की सेविंग ले जाएंगे वो। आप किसी भी केस में फंस जाओ यहाँ पे, आराम से $50,000 लॉयर के लग जाते हैं किसी भी नॉर्मल से केस को। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आपके लाखों डॉलर लग जाएंगे। बेसिकली आप यहाँ से भाग जाओगे और इंडिया वापस भाग जाओगे, बोलोगे यार मेरा हो गया। सो life is like that here. It's a very you over a period of time you kind of get anesthetized, sorry, and you become numb to this kind of a place. um, but it the place doesn't change for you. Okay, your hair will turn gray, you will become older, you will become more engrossed। यहाँ पे और engagements हो जाएंगे, तुम्हारा बच्चा जाएगा स्कूल और तुम इंडिया से दूर होते चले जाओगे और इवेंचुअली आप जो है एक तरह से फंस जाओगे। लेकिन लोग हैं जो वापस भी जाते हैं और खुश भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑल इन ऑल आई वुड रिकमेंड कि 5-7 साल के लिए रहो यहाँ पे। ज़्यादा 7 साल भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 4-5 साल एक्सपीरियंस लो यहाँ की वर्क कल्चर का। जो यहाँ पे वर्क कल्चर होती है, बिकॉज हर तरह का आदमी है, हर तरह का शक्ल का आदमी है, हर कलर का आदमी है। तो इट हैज़ टू बी वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि कॉमनैलिटी नहीं है। तो वो सिर्फ रिवॉल्व करेगा प्रोफेशनल और रूल्स के अराउंड। तो वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो आप सीख सकते हो यहाँ पर, वो एक अच्छी चीज़ है।
बट अगेन इंडिया के अंदर भी आपके पास काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। डाइवर्सिटी इंडिया में यहाँ से बहुत 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 ज़्यादा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। यू आर इन जनरल क्वाइट मोर हैप्पी। रही बात अमेरिका 20 years from now, 30 years from now, 50 years from now you would be thinking ki, where the hell did this topic come from? Why are we talking about America 50 years from now? Why? Well, let me tell you. If you are 22 years of age, you don't think about it. But if you are 37 or 38 or 40 or 45 years of age, you think about it. You think about your kids. I worked all my life, पूरी ज़िंदगी काम करके अपने बच्चों को यहाँ का बनाकर उनको दे दिया। वो तो अमेरिकन बन गए, वो इन्हीं वो तो भूरे गोरे बन गए, वो तो अमेरिकन है। तो उनको मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊँ, और उनके बच्चे तो वो तो याद भी नहीं करेंगे कि कभी ये कोई इंडिया में रहता था। तो क्या ये सोसाइटी उस लॉन्ग टर्म के विजन के लिए, उस आने वाली जनरेशन्स के लिए, इज इट वर्थ इट? क्या ये सक्सेसफुल रहेगी? So there are two answers to it. Of course, yes and no. To simply, on the generic level, कि हाँ ये रहेगी या हाँ ये नहीं रहेगी। लेट्स से ये मटीरियलिस्टिक सोसाइटी इसी तरह से लोगों को से छीन के दुनिया भर में लोगों को, पूरी सिविलाइजेशंस को उजाड़ने के बाद ये सिविलाइजेशन अपने आप को बचा के रखेगी। I mean, okay, I agree this was a very one-sided view to the American society कि they go and kill. They're also good at certain things. Let's say they are able to do it. उसके बावजूद आज की तारीख में a lot of Americans, यहाँ पे लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी बाय द लॉ होती है कि उसके अंदर से जो जूस ऑफ लाइफ है, द फैब्रिक, द लव ऑफ सोसाइटीज, दैट इज टोटली एब्सेंट, 100% एब्सेंट। तो उसके बाद what happened is कि given this situation, it's not going to improve. All of a sudden they're not going to become lovely buddy and everything. So because diversity जो है इसकी एक not, I wouldn't say diversity is more like a natural term कि organic diversity. No, this is more like कि दुनिया भर से लोग इकट्ठे हो गए लेकिन they have nothing in common, right? So it's not really diversity, it's more like spare parts mixed together, and system is somehow working by force. So force तो पूरा है यहाँ पर। तो उसके बावजूद जो बच्चे बनेंगे यहाँ पर, ये सब गिविंग ऑल दीज ग्राउंड रियलिटीज, तो वो बातचीत करने में बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत तेज होंगे, लेकिन क्या वो उतने हैप्पी होंगे? क्या वो जो लोग बोलते हैं इंडिया में डाइवोर्स बढ़ गए हैं, अरे भाई वो बढ़ गए हैं लेकिन अभी भी 10 में से एक ही सुनोगे शायद, या 100 में से 5-7 सुनोगे, 10 सुनोगे, राइट? यहाँ पे अगर कोई मिल जाए जिसकी 2-3 शादियाँ ना हो तो वो बड़ा रेयरिटी है। यहाँ पे शादी नहीं होती, शादी के बाद अगर लोग बच्चे नहीं करते, बिकॉज क्यों? एज आई सेड अर्लियर, अगर बच्चे करने हैं तो यहाँ पर तुम्हें उनकी एजुकेशन के लिए $500,000 तो चाहिए ही कम से कम, उसके लिए सेविंग करोगे तुम, राइट? इंडिया में ऑन द कॉन्ट्ररी एजुकेशन इज वेरी 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 चीप। आप आज की तारीख में अगर 15 लाख कमाते हैं, और अगर बच्चे की 15 लाख साल के कमाते हैं, और बच्चे की एजुकेशन जो है वो 10-15 लाख से ज़्यादा की नहीं होती है, तो आप उसको कर सकते हैं पे। यहाँ पे घरों की कॉस्ट 1-1 मिलियन हो गई है। उसको पे करते करने के बाद आपके पास कहाँ से बच्चों की एजुकेशन की सेविंग होगी और कहाँ से रिटायरमेंट की सेविंग होगी? इंडिया में आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को काफ़ी कट कर सकते हैं। यू कैन लिव इन 10,000 रुपीज़ अ मंथ इफ़ यू वांट टू। यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको $4,000-5,000 महीने के चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप $1,000 में रह सको, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। तो ये सब चीज जो दुविधा, तो डू यू वांट योर किड्स टू हैव दिस काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ? और वो इवेंचुअली तो अमेरिकन ही बनेंगे, तो फिर वो शादी नहीं करेंगे, शादी से पहले वो प्री नप्चुअल एग्रीमेंट करेंगे,
प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट इफ यू डोंट नो इज, शादी से पहले एग्रीमेंट हस्बैंड और वाइफ, वुड बी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि अगर हमारा डिवोर्स होगा तो हम इतना सामान आपस में बांटेंगे, इतना पैसा आपस में बांटेंगे। अरे जब तुम एक दिल के रिश्ते को शुरुआत ही तुम एग्रीमेंट से कर रहे हो तो वो कैसे टिकेगा भाई? It's about love. It's about the beauty, appreciating the innocence of a woman, and a woman appreciating the hard work of the men. Um, I'm not trying to be one-sided. Women are also hardworking, and men are also lovely. So don't confuse me on that. So that is a big point कि 20, अगर ये सोसाइटी चलती रही 50 साल 100 साल और ऐसे ही जैसे चल रही है, and we are giving the benefit of the doubt कि you will be, let's say you will work very well the way you supposedly are working, um, you cannot deny कि इनकी जो मैरिटल लाइफ है, इनका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ की इतनी बुरी हालत है यहाँ पे हेल्थ केयर की कि आप सोच नहीं सकते हो। तो given all of that, do you want your kids to go through that? I wouldn't want. I don't want him to be becoming Bill Gates, but I want him to be a happy person, a generous person, a well-educated person, getting married, raising a family, doing giving back to the society. वो हमारी डेफिनेशन है। हमारी सिविलाइजेशन में जो सुख की जो डेफिनेशन है, एक लाइफ, एक जीवन की जो डेफिनेशन है, वो है। ना कि ये है कि मैं कैसे रिच बनूं और उसके बाद मैं बड़ी गाड़ी चलाऊं या मैं सबसे ज़्यादा ब्लॉन्ड से ज़्यादा जाके मैं शादी करूं। उस तरह की चीज़ों से हमारे यहाँ लोगों को सुख नहीं मिलता। हमें हमारे यहाँ इन जनरल सोसाइटी हम सब मिलके खुश होते हैं तो वो सब हमको खुशी मिलती है। तो वी आर मोर लाइक अ कलेक्टिव, दैट इज द फैब्रिक, राइट? एंड सो दिस वाज गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट टू यूएस society that they will work and continue to flourish the way flourish in double quotes, materially able to flourish. um, do you want your kids to be in this society? And my answer is, even then it's no. Now if we talk about if they don't flourish, so this is the very funny country. It's not even country, it's a club. I said it's a club of rich people. They shred the bottom 25%. Okay, you cannot even imagine what kind of people, what kind of life the people at the bottom live in US. People say they are very law abiding, very soft spoken people, because if you get entangled in the law here, you will be on the record forever. Now you will be on the record forever, तो यहाँ पर रिकॉर्ड पे आ जाते हो तुम। उसके बाद कोई भी नया जॉब लेने जाते हो, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, उसमें रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा, आपको कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे? तो यहाँ की जो लॉ है, सिस्टम है, इट्स टू पनिश द कल्प्रिट। इंडियन सिस्टम जो है, इट इज टू रिफॉर्म द कल्प्रिट। उसके नुकसान ये है कि वो सुधरते ही नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट नहीं है। और यहाँ पे ये नुकसान है कि आप अगर एक बार फंस गए तो आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो यू गेटिंग द पॉइंट? सो थिंक अबाउट इट। सो बेसिकली, क्योंकि ये क्लब है, क्योंकि देयर इज़ नो फैब्रिक, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं हुई है सोसाइटी, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टूटने पे आई तो एकदम टूट जाएगी, एकदम फॉल अपार्ट हो जाएगी ये। तो आई गिव यू एन इंस्टेंस, एन एग्जांपल। सो 2003, आई टोल्ड यू कि 2003 आई केम हियर टू दिस कंट्री। सो 2005 में, इफ यू गूगल और इफ यू नो, I was in Louisiana when I was studying there. So Louisiana is the state here. तो लुइजियाना में देर वर दो बहुत ही बड़ी बड़ी बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ईयर्स में हरिकेन्स आए थे, हरिकेन्स। तो वन वाज रीटा, वन वाज कैटरीना। उनके नाम थे ये हरिकेन्स के।
अम, तो जब हरिकेन आती है तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त आती है। विंड आते हैं, बारिश होती है, तो विंड की स्पीड यहाँ पे करीब-करीब 200 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। तो 200 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर की जो विंड होती है, वो पेड़, बिजली के तार, गाड़ियाँ जो बाहर खड़ी हैं, सब कुछ तोड़ टूट जाता है और पावर आउटेज चली जाती है और पानी भी चला जा सकता है आपका। तो जो उसकी जो वार्निंग आती है, तो लोग उससे 2-4 दिन पहले लोग अपनी यू नो खाने का सामान स्टॉक कर लेते हैं कि 1-2 हफ्ते तक के लिए, 1 हफ्ते तक के लिए पानी लेके आ जाते हैं। और बिजली चली जाएगी तो कैंडल्स वगैरह ले आते हैं और स्टॉक कर लेते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट थे और हम तो नए-नए एक्साइटेड थे। तो हमारे लिए वो टर्म काफ़ी एप्रोप्रिएट है। डियर इन द हेडलाइट, देयर इज़ अ टर्म, देयर इज़ एन एक्सप्रेशन कि जब हिरन की आँखों के सामने वो लाइट पड़ती है तो उसे कुछ दिखता नहीं है और वो बेचारा ऐसे ही इनोसेंटली इधर-उधर घूमता है। उसको कुछ समझ नहीं आता। तो हम लोग तो बेसिकली 2-1 साल तक तो स्टूडेंट्स वैसे ही रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में आता नहीं है, बस ऐसे ही इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो एनीवेज़, तो हमें हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने बोला कि भई तुम लोग भी इकट्ठा कर लो पानी, हो सकता है पानी बंद हो जाए, बिजली चली जाए। तो यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि गली के बाहर आपको दुकान मिल जाएगी। अम, या 2 किलोमीटर पे कोई खेत है और वहाँ से आलू आ जाएँगे या टमाटर आ जाएँगे या अमरूद आ जाएँगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इंडिया में बिग बाज़ार टाइप होता है, यहाँ पर उनसे भी बहुत बड़े स्टोर होते हैं, बड़े-बड़े, बहुत बड़े। उनकी हाइट ही 40-40 फीट होती है और हाइट मतलब उनकी रूफ़ की हाइट, और बहुत बड़े-बड़े वेयरहाउस टाइप होते हैं और उनमें आयल बनाए होते हैं। तो फूड सेक्शन होता है और वो हमेशा पूरा सारा प्रोसेस्ड फूड से भरा होता है वो। सारा प्रोसेस्ड फूड होता है यहाँ पे, तो उससे वो भरा होता है। तो उसके बाद जब हम उसको देखने गए कि भई हम अपना लेकर आते हैं जाके, विल गेट द फूड एंड स्टॉक। तो वो हमेशा यूजुअली भरा होता है। जब हम गए वहाँ पे, हम लेट थे बिकॉज़ हमें एक्सपीरियंस था नहीं इन चीज़ों का। अमेरिकन्स जो लोकल लोग हैं उन्हें मालूम था कि उन्होंने पहले से ही जाके शॉपिंग कर ली थी। तो हम गए तो वो पूरा का पूरा स्टोर, अब कितना बड़ा स्टोर होता है वो, एक ऑलमोस्ट इंडिया में जो मॉल होते हैं ना छोटे-मोटे, उनके बराबर होता है वो एक स्टोर। तो वो पूरा स्टोर एक-एक आइल खाली, ना तो वहाँ कोई कैंडल, मोमबत्ती नहीं है वहाँ पर। खाने की ब्रेड सारी गायब, सारे चावल गायब, पानी की बोतलें गायब, कोक, सोडा बोत जो भी चाहिए आप सारी गायब। अम, केक, एनीथिंग यू वांट, एवरीथिंग, इवन द फ्रोज़न फूड, राइट? सब कुछ गायब, सारे आइल खाली एकदम। ऐसा लगा जैसे ये स्टोर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उस तरह का वहाँ पे हमें देखने को मिला। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड unnatural country, in the sense that it can be turned on and off, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर जो है उनके अपने ट्रक्स होते हैं। सेफ वे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसको सेफ वे बोलते हैं। इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर, वॉलमार्ट जैसी एक चेन है और ये ग्रोसरीज में स्पेशलाइजेशन है इनकी। तो इनके अपने ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, 20-20 30-30 टायर्स वाले जो बड़े ट्रक होते हैं, एंड वो आके सामान डालते हैं। अगर हरिकेन आ गई है और हरिकेन आने वाली है तो उनके वो ट्रक नहीं आएंगे और वो जो भी सामान है वो एक दिन में गायब हो जाएगा। सो बेसिकली यू कैन टर्न ऑफ द होल नेबरहुड, द होल सोसाइटी इन दैट एरिया। दैट डे आई रियलाइज्ड कितना अननेचुरल है। दिस कैन नेवर हैपन इन इंडिया, दिस कैन नेवर हैपन इन इंडिया। आई ग्रो अप इन इंडिया। इंडिया में कभी वो मंडल कमीशन के चक्कर में बंद हो गए और राइट्स हो गए और दुकानें बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बावजूद भी ठेले वाला आ जाता था वहाँ पर, दूध वाला आ जाता था, बिकॉज वो वहीं कहीं सोसाइटी में रहता है। ठेले वाला भी कहीं पीछे जाके गांव में रहता है, वो वहाँ से सामान ले आता है, अमरूद ले आएगा, ये ले आएगा। तो यू आर एबल टू डू दैट, यू आर एबल टू सस्टेन, इट्स दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक नेचुरल लिविंग, अनलाइक दिस प्लेस। सो दिस इज so this thing point, the reason I was giving you this example instance was कि if this country falls apart, it will totally fall apart. I'll give you another small example. Everybody in America, हर कोई यहाँ पर अपनी कार और अपने घर में, और अगर 2 कार हैं तो दोनों गाड़ियों में
एक सर्वाइवल बैग रखता है, उसको वो बोलते हैं, आई कांट रिमेंबर द बैग नेम, इट्स कॉल्ड गो बैग, आई थिंक इट्स कॉल्ड गो बैग। वो बैग होता है जो उसमें 1 हफ्ते की सप्लाई होती है। उसमें एक बैटरी होती है, एक लाइट टॉर्च टाइप होती है, और कुछ स्पेशल तरीके का खाना होता है जो कि 1 साल तक लास्ट कर जाए। 1 साल इसलिए कि यू नेवर नो कि कोई नेचुरल ट्रेजेडी कुछ हो जाए, लाइक हरिकेन आ जाए फॉर एग्जांपल, तो कब आएगी वो यू नेवर नो, राइट? तो तुमने एक बार बैग में डाल दिया, वो 1 साल के लिए अपना रेडी रहेगा। उसके बाद उस बैग के अंदर कुछ मेडिकल सप्लाईज होते हैं, आई गेस कुछ पीने का पानी, फ्लूइड्स का कुछ होगा उसमें, और कुछ बिस्किट्स वगैरह होते हैं स्पेशल, जो कि आपको 1 हफ्ते के लिए अलाइव रख सकता है। इस तरह की चीज़ इंडिया में हमने कभी सोची नहीं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर रहने के 15 साल बाद भी यू कैन नॉट थिंक ऑफ दिस थिंग इन इंडिया। सो दे आर प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट ऑफ मेंटल, मेंटल पर्सपेक्टिव शिफ्ट की, ये किस तरह की सोच है जो इस तरह की लाइफ के लिए भी प्रिपेयर्ड है? So are we missing something here? Is there something at the grassroots level different? And it is different. So they have a very very different perspective. वो कहते हैं ना कि हम लोग मंगल पे नहीं जाते, हम जीवन में मंगल ढूंढते हैं। तो वो जो जीवन में मंगल ढूंढने वाली जो सोच और पर्सपेक्टिव है, वो टोटली मिसिंग है वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का। दैट इज़ द रीज़न इंडियन सिविलाइजेशन जो है, हमारी कल्चर, वो वे 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 अहेड है, because it's easy to of think in terms of Darwinian culture, survival of the fittest. That is easy, कि everybody is here to to is against me, I versus, or me versus everybody else. That is a very animalistic thinking. That is very easy to be, that is the first emotion that you get. The harder thing is to live together. The thing is to give others space. A harder thing is to build the fabric of the society, and that harder thing exists in India. So the Indian civilization is way 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 more ahead. उसके बाद जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ के लोग कोई बहुत संत नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं। उनको डर लगता है, बिकॉज लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप रेड लाइट जंप कर जाओगे तो आपको $500 $400 का टिकट मिलेगा, विच इज़ व्हाट 25,000 रुपीज़। तो वो आप इंडिया में लगा दोगे तो वो भी वहाँ भी सारे सुधर जाएंगे। द पॉइंट आई एम नॉट सेइंग कि, द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि कोई संत कबीर नहीं बैठे यहाँ पर। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो पोल्यूशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, अरे ये 20 साल में ठीक हो जाएंगी, 30 साल में ठीक हो जाएंगी। मगर जो फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम है इंडिया का, जो फंडामेंटल हमारे कल्चर है, तुम उसको उठा के यहाँ नहीं ला सकते। दैट इज़ इम्पॉसिबल, राइट? दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये मटीरियल किसी को, आई रिमेंबर सन अर्ली 2000 में दिल्ली मेट्रो की बात होती थी, एंड वी यूज टू थिंक यार ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अरे करा ना, कितना अच्छा बनाया, पूरी इंडिया में चल रहा है, वो हर जगह चल रहा है, बहुत अच्छा है। इवेंचुअली हो जाएगा, इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ जाएंगी, इवेंचुअली गंगा विल गेट क्लीन्ड, राइट? The fundamental pillars of the society have to be there. Now in the next series I'll talk about how the Western, especially American system is poaching in India, how they're trying to break India, because they understand that is one great civilization which don't want to bow to you, and they just don't get it. They just think in us versus others kind of a thing. So we are others, of course. India is against them. So it's basically, it just boils down to that. We don't think on those terms. So I want to talk in the next series about how um, the Western, um, it's a very it's a very planned and long, it's a very planned and long term mission, right? They have completely devastated the whole of Middle East, okay, over the last 15 years, 20 years. Now this is more like a 50-year-old long project, how to fall apart
how to break India basically, and that is happening. That's a very real thing. At this point, I would like to suggest you to go and follow Rajiv Malhotra ji. He's again, he came to US like long ago, 40 years ago, and last 20 years he became very successful and rich. At 40 years of his age, he retired from practical jobs and everything, and he devoted his life to our culture, to our Hinduism and Indian culture. Ki how, he just wanted to know ki where we are coming from, and he has been doing research. बहुत ही rational research है, बहुत ही logical points होते हैं उनके. You should follow him, Rajiv Malhotra ji. He's amazing. He's not. There is no noise. There is just pure facts, and he'll tell you what is the difference between India and the West, and how they are doing. The breaking apart of India, whole strategy and everything. I'm not trying to give you a doomsday scenario. Uh, I'm just telling you the practical ways, the practicality of life. Put yourself today in the shoes of an Iraqi or Syrian child, and take away the rose tinted glasses that you have because you live in India. You haven't seen those things, right? So imagine कि क्या मिडल ईस्ट वालों ने ये सोचा था कि ये होगा उनके साथ? ऑफ कोर्स नहीं सोचा था इस लेवल पे जो हुआ. अगर वो हुआ, it can happen to somebody else, it can happen to you also, it can happen to me also. We don't never think कि somebody I know love will get cancer. No, we never imagine that. I ask you to go to the nearest big hospital, cancer hospital, and see how many beautiful young kids, beautiful families have cancer. The point I'm trying to say, I'm sorry I brought up this um, um, really dark disease in discussion, but what I'm trying to say is don't live in an illusion that life is a bed of roses. It will be, tomorrow will be better only if you work today. Okay, that's the reality of life, karma. You work today and the tomorrow will be better. But if you close your eyes um, and try to ignore, uh, that is not going to solve the problem of tomorrow. Tomorrow will come, and it won't be pretty if you don't work today. Um, so been a long discussion. I wasn't planning on that, but till next time, I'll take off and hope you um, like my points. Um, Not like, but you you got some perspective out of it. Thank you so much. Bye bye.